बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज बुक आवर। और आज का जो किताब आ रही है, बड़े अरसे से हम सोच रहे थे कि इस किताब को डिस्कस करें और उसकी एक और भी रीजंस पे बात करेंगे। लेकिन एक रीज़न ये थी कि जो हमारे पिछले बुक आवर्स हैं, काफ़ी सारे कपल ऑफ जो है वो हमारे जो इवेंट्स हुए उसमें हम और भी किताबें डिस्कस करते रहे जो ह्यूमन बाइसेस से रिलेटेड है। इनफैक्ट हमने बड़ा अर्ली जो है वो नॉइज़ के ऊपर भी एक बुक आवर किया था। उसके बाद भी और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ह्यूमन बाइसेस पे काम किया है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे किया है। टाइम टू टाइम हम किताबें डिस्कस और भी करते रहे हैं, लेकिन बट वी थॉट कि ये सॉर्ट ऑफ अ पायनियरिंग वर्क है जो डैनियल कानमैन का है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू मेक सेंस ऑफ ह्यूमन बाइसेस, ह्यूमन डिसीजंस। तो इसलिए हमने आज वाली किताब रखी है। तो एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं। उमर रियाज साहब आज मेरे साथ हैं। तो हम पहले उमर रियाज साहब, मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है जो मैंने बताया, व्हाई डिड वी चूज दिस बुक। तो आप थोड़ा सा डैनियल कानमैन को इंट्रोड्यूस करा दें और द रीज़न दैट वी चूजन दिस बुक। हाँ जी, मैं ये सोच रहा था कि वो अक्सर लोगों से पूछते हैं कि जस्ट टू मेक देम प्रायोरिटाइज, कि आप ये बताएं कि अगर आपको एक जजीरे पे जाना पड़ जाए और आपको कहे कि आप फॉर एग्जांपल 4-5 किताबें ले जा सकते हैं, तो आप वो कौन सी किताबें जो हैं वो ले जाना चाहेंगे। तो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ लोगों की चॉइस है। तो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि वो अगर इफ़ दे हैव टू कैरी लाइक 3 बुक्स, तो दे वुड कैरी वन एज दिस वन वुड बी फिक्शन, जैसे ये किताबें बड़ी मकबूल है ना, अल्केमिस्ट वगैरह, या किसी ने कहा रूमी। सो अगर इससे लोगों की पर्सनैलिटी के शेड्स भी पता चलते हैं कि आपका एक शेड सॉफ्टर साइड होती है। लेकिन जहाँ पे भी बात थिंकिंग की हो, तो उसमें ये बड़ा पायनियर वर्क जो है अब इमर्ज किया है, और उसकी वजह से ये एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स और नए और पुराने सब लोगों में ही ये मकबूल है। इसकी बड़ी आउटरीच है, और ये एक जिसे कहते हैं ना एकेडमिक वर्ल्ड में बिल्कुल लाइक अ ब्लास्ट ये जो है ये आए हैं। और ये क्यों मकबूल हुआ है, इसकी वजह ये है कि ये काफ़ी कॉन्ट्रेरियन है, और कॉन्ट्रेरियन के साथ ही इसने जो लॉन्ग हेल्ड इस्टेब्लिश्ड जो कॉन्फिडेंस था एकेडमिक वर्ल्ड का, उसको काफ़ी शटर किया है। और उसमें इकोनॉमिस्ट्स हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मीडिया वाले हैं, और उसको शटर किया है साइकोलॉजी की साइड से। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल्स को डील करने में तो बड़े ज़्यादा उनका ये काम रहा है, और बड़ा बड़ा काम हुआ। बड़े पायनियरिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, स्किनर हैं, बीएफ स्किनर, इसी तरह मिचेल हैं जिन्होंने वो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट किया, मोटिवेशन। लेकिन जो सोशल थिंकिंग है, और जिसे सोशल साइकोलॉजी कह लें, या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या मैथमेटिकल उसने ये जो है ना स्वीप अवे एवरीथिंग। और इसलिए ये जो बेसिकली तो ये दो लोगों का काम है, एक मॉस ट्वेर्स्की और एक कानमैन। ट्वेर्स्की डाइड क्वाइट सम टाइम अगो, और कानमैन इज अलाइव, आई थिंक ही इज अलाइव। एंड इनको फिर 2009 में नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक साइड से, हालांकि ये माहिर नफ्सियात है। और ये उनके सारे काम का क्रक्स है। काम उनका शुरू हुआ है 1972 से, 72 से। ये दोनों इजराइली हैं, और इन्होंने शुरू में इजराइली डिफेंस फोर्सेस के साथ एज ए मैथमेटिशियंस, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैथमेटिक्स साइड से, स्टेटिस्टिक्स साइड से काम किया, फिर अमेरिका में काम किया, ओरेगन में, और फिर स्टैनफोर्ड में। तो वहाँ से फिर इनका काम पहले एकेडमिक वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के नाम से। उसके बाद फिर इन्होंने उस सारे काम को डिस्टिल किया, और प्रोस्पेक्ट थ्योरी वाज हाँ प्रोबेबली हाँ द 72 मोस्ट में फेमस जो है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी 79 में, और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क 72 में। और उसके बाद अब ये एक समझिए डिस्टिल्ड फॉर्म में इजी टू कंज्यूम आ चुका है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने ये साबित किया है कि हम सारे जो हैं, और कोई भी काम जो बहुत मशहूर होता है एकेडमिक में, उसकी एक सिग्निफिकेंस होती है कि वो सिंपल भी होता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी हो जाता है। तो सिंपल तो इसको समझ बात करना है एटलीस्ट, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इसकी डिटेल है, और फिर उसकी रीच जो है वो बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाती है। तो इसने बुनियादी तौर पे
ये पेश किया जायज़ा कि इंसान जो अपने आप को समझता है और कि वो रैशनल है और वो रीज़न पे काम कर रहा है, तो ये ऐसा हर वक़्त नहीं है। और जब इस असम्पशन को या इस मफ़रूज़े को आप चैलेंज करते हैं, तो फिर आप इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिक्स की और उसके अलावा बहुत सारी बेसिस को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो जो बेसिस हैं इकोनॉमिक्स की, मसलन बेसिस ये थी कि जो कंज्यूमर है या वो उसके अंदर एक स्टैटिस्टिशियन छोटा-सा छुपा है और वो कॉस्ट बेनिफिट कर लेता है, और जब वो थोड़ी बहुत गलती करेगा, लेकिन वो इंडिविजुअली वो लार्जर एग्रीगेशन में वो हो जाएगी। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी है, इसी तरह और फील्ड्स में भी है, लॉ में है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ इन्होंने ये साबित किया है कि बहुत सारे जो बायसेस हैं, वो बड़े सिस्टमैटिक हैं और वो एग्ज़िस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बायसेस वर्ड है, इससे पहले फैलेसीज़ का वर्ड बड़ा पुराना है। सो जब से लॉजिक का सिस्टम बना है ग्रीक टाइम से, तो लॉजिकल फैलेसीज़ एग्ज़िस्ट करती रही हैं। जैसे स्लिपरी स्लोप है, जैसे एड होमिनेम है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी फैलेसीज़ हैं। लेकिन इन्होंने उसकी फैलेसी को साइड पे रख के इन्होंने कहा कि जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती भी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप प्रोसेस उस तरह से नहीं करते जिस तरह के एक स्टैटिस्टिशियन को या एक किसी ऐसे बंदे को करनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा सारी साइड को देख रहा हो। तो जो वो काम कर रहे होते हैं उसको लिए मुश्किल सा लफ्ज़ है, ह्यूरिस्टिक्स, आप उसको शॉर्टकट कह लें। और फिर जो जिसमें सारा जो मॉडल है वो जो डिस्टिल हुआ है, वो हुआ है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 पे। अब सिस्टम 1 सिस्टम 2 कोई ही एग्ज़िस्ट नहीं करते, दिमाग में ये नहीं है। लेकिन एक कन्वीनियंस है एकेडमिक, तो उन्होंने कहा है कि सिस्टम 1 वो है जो कि फास्ट है। और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से कोई बच्चा दौड़ता-दौड़ता चला आए और उसके पीछे कोई बुज़ुर्ग दौड़ते चले जाएँ, तो फ़ौरन सिस्टम 1 कहेगा कि ये बुज़ुर्ग उस बच्चे के वालिद हैं। हो सकता है वो बुज़ुर्ग इस दुकान के एम्प्लॉयी हों। तो ये सिस्टम 1 ने कहा, क्योंकि सिस्टम 1 में ये चीज़ बैठी हुई है कि बच्चा और उसके पीछे दौड़ने वाला जो बुज़ुर्ग है, एल्डर है, वो बाप और बेटा ही होंगे। एसोसिएटिव हाँ, एसोसिएटिव कह मेमोरी लें भी या होती है। दूसरा इसमें हम सिस्टम 1, सिस्टम 2 पे बाद में भी आते हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा-सा ज़रा क्लैरिफ़ाई कर लें कि उस काम की नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हुँ, तो अगर मैं इसको समझूँ तो इस काम की नेचर और ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन माइंड की फंक्शनिंग को समझना है। कि हुँ, हम समझते हैं कि हमें पता है हम कैसे सोचते हैं, हमें एक्चुअली नहीं पता हम कैसे सोचते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है माइंड का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इनका आइडिया ये था कि उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। तो दिस इज़ एक्चुअली दैट ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड। और ह्यूमन माइंड जो है वो उसको वो कहते हैं प्री वायर्ड है काफ़ी हद तक जो है। यू कैन चेंज इट टू सम एक्सटेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब वो बाइसेस की बारी कर रहे हैं तो वो कहते हैं ये बहुत सारे ह्यूमन में अक्रॉस द ह्यूमन ह्यूमैनिटी ये बाइसेस नज़र आएँगे। कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, एंड दे आर प्रीटी मच प्रेडिक्टेबल। हुँ, ठीक है? तो ये भी एक बात है। मसलन एक उसमें जो है वो तो व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड कि वो बायसेस ह्यूमन डिसीजन करते हुए, जजमेंट्स करते हुए, वो कौन से एरर्स हैं जो हम जनरली करते हैं एंड व्हिच आर प्रेडिक्टेबल। ठीक है? एक तो वो हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि हर किसी के अंदर वेरिएशन आ रही है, बट देयर इज़ सम प्रेडिक्टेबिलिटी। तो आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो उनका काम है दिस इज़ अराउंड अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। अब उसमें वो आ जाते हैं जिसमें आप रेफर कर रहे हैं सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। अच्छी बात यह है कि इस किताब की उन्होंने इतनी एग्जांपल दी हुई हैं सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 को समझने की कि बंदे को और कुछ समझ आए या ना आए इस किताब से ये ज़रूर समझ आ जाता है कि सिस्टम 1 किधर ऑपरेट होता है, सिस्टम 2 किधर हुँ, होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे वांट टू से, एंड सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 माइंड के कोई पार्ट्स नहीं हैं। हुँ, दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ माइंड। जो न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं, ये जो न्यूरोफिजिस्ट्स हैं, आजकल एमआरआई इमेजिंग और वो सारे प्रोसेसेस करके वो देखते हैं कि कौन सा पार्ट किधर जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डैनियल कानमैन दिस इज नॉट अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दिस इज मोर अबाउट हाउ आर थिंकिंग प्रोसेस इज प्री वायर्ड। हुँ। तो लिहाजा इसको हमें थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करना है और उससे आगे मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स डिस्कस कर लें सिस्टम 1 जैसे सिस्टम 2 की। हाँ, बिल्कुल। लोगों को ज़रा समझ आ जाएगी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे उसी के अंदर वो एग्जांपल कहते हैं कि हम आपको एग्जांपल दें कि 2 जमा 2 क्या होता है।
एवरीवन नोज, ठीक है, और बहुत जल्दी आपने को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम कहें 17 इंटू 24 क्या होता है, तो अब थोड़ी सी ज़रब देनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप चलते चलते ड्राइव कर रहे हो, बड़ा ही आप किसी जो है ना वो गुजर रहे हैं मुश्किल सी रोड के ऊपर, लाहौर की ड्राइविंग पर्टिकुलरली, और वहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे 2 + 2 क्या है, तो आप बता देंगे उस मुश्किल में भी। लेकिन अगर बड़ी ऐसी जगह गुजर रहे हूँ तो वहाँ से पूछे 17 इंटू 24, तो आप कहेंगे अभी भाई रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा सा ज़रा, तो दैट इज़ एक्चुअली सिस्टम 2। एंड जो वो डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम 1 जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, और ज़्यादा जो एफर्टलेस है, इंट्यूशन बेस्ड है, जिसको हम इंट्यूशन के ऊपर आगे चल के बहुत ज़्यादा तज़किरा आएगा। इंट्यूशन है, गट फीलिंग है। सिस्टम 2 जो है वो मोर इन्फॉर्म्ड है, थोड़ा लेजी है, और एफर्ट करनी पड़ती है उसको इग्नाइट करने के लिए। तो ये निज़ाम इस तरह से है कि उसमें हमारे निज़ाम में जो चीज़ पे एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ सिस्टम 1 एक्टिव हो जाता है, जहाँ रिक्वायर्ड होती है वहाँ सिस्टम 2 एक्टिव होता है। तो इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल जो है ना वो डिस्कस की हैं। कुछ बाद में जब हम वीडियो अभी करेंगे तो उसमें प्रॉबेबली ज़्यादा भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मसलन उन्होंने, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो, तो उन्होंने ये 2 लाइन्स दिखाई थी, इसी किताब के अंदर हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये विच वन इज़ जो है वो लार्जर इन इन दोनों लाइन्स में से। तो तकरीबन 80% लोगों ने नीचे वाली लाइन को कहा कि ये लार्जर है। एक्चुअली ये दोनों एक जितनी है, ठीक है। तो जस्ट वो उनके एरोज इनवर्ड हैं और आउटवर्ड हैं, तो हमारा बायस जो है हमें बताएगा कि ये इस तरह से हैं। इसी तरह जो है वो बहुत सारी ऐसी वो एग्जांपल जो हैं इनको डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम 1 बड़ी अच्छा, अब वो कहते हैं ये सिस्टम 1 कैसे ऑपरेट होता है। वी नो 2 + 2 = 4 है, लेकिन कैसे हमने याद कर लिया था, कभी का होया हुआ है और वो याद होया हुआ है, मतलब हाउ देन वी एक्सट्रैक्टेड इट, वी डोंट नो। सिस्टम 1 कैसे एक्टिव होता है, देयर आर सो मेनी रीजंस। मसलन उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किया, तो यूएस कांग्रेस के 528 कितने वो सारे कैंडिडेट्स को सामने रखा, प्रिंसटन और हार्वर्ड में वो एग्री उन्होंने किया, और उनसे पूछा कि बताओ कौन से लोग जो हैं वो अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट है, कौन से नहीं अच्छे हैं। तो लोगों ने फेशियल जो ज़्यादा गुड लुकिंग लोग थे उनको रिलेटिवली ज़्यादा कॉम्पिटेंट कहा, एज कंपेयर टू जो उनको ज़्यादा जिनके फीचर्स गुड लुकिंग नहीं थे। तो दिस इज द इसीलिए बायस। लोग आपको मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं क्योंकि आप ऐसी बात नहीं है, ज्यादा स्मार्ट है ना। हाँ। अच्छा जी, तो इस तरह सिर्फ भाभी ने इस पे कोई ज्यादा इजहार नहीं किया, खुशी हाँ। अच्छा, मैं इसमें इसी तरह उन्होंने बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं, और मैं आगे चल के और भी एग्जांपल्स पे आऊँगा। लेकिन थोड़ा सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा जो फैसले कर रहे होते हैं वो सिस्टम 1 उस वक़्त ऑपरेट कर रहा होता है। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसके बारे में डैनियल कानमैन ये नहीं कहता कि ये कौन सी ये अच्छी है या बुरी है। लोगों ने ये भी कहा कि क्या मैं सिस्टम 1 को ट्रिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा आप कोशिश कर लो, मैं आज तक नहीं कर पाया उसको ट्रिक जो है ना, तो एट लीस्ट आई एम अनएबल टू डू इट। सो थोड़ा सा और सिस्टम 1 सिस्टम 2 पे आप कोई रोशनी डालें, उतनी देर में मैं और एक दो एग्जांपल। मैं डैनियल कानमैन की पढ़ा था, सुन रहा था पॉडकास्ट, तो उसका नाम उसने रखा टू पुट योर इंट्यूशन ऑन आइस। ये नाम था कि आप इंट्यूशन को उर्दू में क्या कहेंगे भला, बताइए ना। तो सारे नौजवान बैठे हैं, इंट्यूशन को उर्दू में क्या कहेंगे, तो सोचिए जरा इस पे। हाँ, इल्हाम बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो ये वी विल कम अप विद दैट आफ्टर ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो उसने कहा कि आप इंट्यूशन को आइस पे रख दें, दैट उसने कहा हाउ डू यू ट्रिक इट, उसने कहा कि यू पुट योर इंट्यूशन ऑन आइस। तो सिस्टम 2 इज आइस, जिस पे आप रख के तो सोचते हैं। सिस्टम 1 इज नॉट द आइस, इट इज जस्ट हॉट, हॉट यू ऑपरेट। और ये चूंकि शॉर्टकट्स हैं, तो शॉर्टकट्स जो हैं वो बड़े जरूरी। जैसे गाड़ी चलाना सबसे बेहतर मिसाल है। आप गाड़ी चलाते हुए ज्यादा नहीं सोच सकते। मसलन आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो बंदा है ये आगे से आ रहा है तो अब इसके दिमाग में क्या है और ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। आपने वहां पे वर्स ही सोचना है। और इनका जो एक बहुत बड़ा काम है प्रोस्पेक्ट थ्योरी में जो लीड किया वो था लॉसेस लूम लार्जर देन गेन्स।
वो ये था कि लोग हम लॉस अवर्जन की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए पब्लिक पॉपुलेशन को अगर लें तो पॉपुलेशन में रिस्क अवर्स लोग हमेशा रिस्क लवर से बहुत ज़्यादा होंगे, और उसी लॉस अवर्जन की वजह से लोग जो हैं वो सर्दी वो पहने ये आपको मतलब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में अरसे से, अब ये है बड़ा क्लेम अजीब सा, बिलीव भी कोई नहीं करता, तो अरसे से ना कोई बच्चा किडनैप नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे बट ये एक फैक्ट है। लेकिन हम सारे अपने बच्चों को बच्चे को अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो उसमें उसका रिस्क ये है कि वो गुम जाए। रिस्क ऑफ हिम बीइंग abducted is almost zero as far as the earlier information is concerned, लेकिन हम ये रिस्क कभी लेंगे नहीं। तो एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये अमेरिका में अक्सर जगहों पे बच्चों को गाड़ियों में अकेले छोड़ना एक क्राइम है, तो उन्होंने अपने बच्चों को सबवे पे भेजना शुरू कर दिया, छोटे बच्चों वो सबवे पे आ रहे, सबवे पे जा रहे, तो काफ़ी उनकी शिकायत हो गई, बड़ा मसला बना। तो ही वॉज ट्राइंग दिस थिंग कि स्टेटिस्टिकली जो है ना घर में बच्चे को चोट लगने के ज़्यादा चांसेस हैं बाहर से, लेकिन इसके बावजूद जो रिस्क अवर्जन, जो लॉस अवर्जन है वो ऐसी है कि जिसमें आप कभी ये रिस्क लेंगे नहीं। तो ये जो आपका सिस्टम 1 है वो इमीडिएट शॉर्टकट ढूंढता है। वो इमीडिएट शॉर्टकट ये ढूंढता है कि आप जल्दी से डिसीजन करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में जो एक एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज है ना वो ये भी है कि मुझे किसी चीज़ का कितनी जल्दी पता चल जाए। सो फॉर एग्जांपल आप देखें, लोगों से पूछे इस सवाल का क्या जवाब है, तो वो अगर आप वो थोड़ा देर लगा देगा तो आप कहेंगे कि ये क्या है। फिर एक ये जो कॉन्फिडेंस है कि मुझे बंदे की शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, तो उस और कॉन्फिडेंस के साथ जो आप बीट करते हैं इस चीज़ को कि अच्छा ये हिसाब किताब जो है ना ये ह्यूमन बीइंग्स का नहीं काम। इंट्यूशन के साथ एक और लफ्ज़ है इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं और ये जो इंट्यूशंस हैं ये सिस्टम 1 को कैरी कर रहे हैं, और जो रीजनिंग है और जो एनालिसिस है वो सिस्टम 2 को कैरी कर रहे हैं। अगर आप बड़े डिसीजन कर रहे हों और जैसे आप फॉर एग्जांपल नौकरी देने का डिसीजन, जैसे नॉइज़ में हमने देखा लोगों को सज़ा देने का डिसीजन, तो अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से इस किताब की सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है वो ये है कि बहुत से लोग वो डिसीजन भी सिस्टम 1 की बेस पे कर रहे हैं, सिस्टम 2 की बेस पे नहीं कर रहे। बंदा अच्छा नहीं लगा, बंदा अच्छा लगा, और यहाँ पे आगे जाके बड़ी डिस्कशन है कि पीपल टेंड टू गो फॉर द थिंग दे लाइक। ठीक है, ये जो है ना इसको मैं 2-3 जस्ट मैं चाह रहा था, मैंने लिख इसलिए लिया था कि कहीं भूल उसमें जो है ये बाइसेस की बार बार बात हो रही है, तो डिफरेंट किस्म के बाइसेस हैं जो जनरली जिन पे इन्होंने काम किया है। मसलन कॉन्फर्मेशन बायस है। कॉन्फर्मेशन बायस ये है कि वी वांट टू सी थिंग्स दैट वी लाइक एक्चुअली। तो उसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है ना वो आजकल सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स हैं। तो आप ये देखें वो रीइंफोर्स होते हैं वहाँ पे कि बिकॉज यू लाइक समथिंग तो देन अगेन एंड अगेन अब आपको जब वो चीज़ नजर आती है तो आप कहते हो देखो हर कोई वही बात कर रहा है, बट देयर इज एन एल्गोरिथम। अच्छा, कन्फर्मेशन बायस की बहुत बड़ी रीजन है जो फेक न्यूज़ के फैलने की, बिकॉज वी वांट टू लाइक दैट इंफॉर्मेशन। हम देखते हैं और हम कहते हैं ये ऐसा ही होगा, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कन्फर्मेशन बायस। इसी तरह जो है वो एंकरिंग बायस है। एंकरिंग बायस ये होता है कि जिसमें हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप करने की कोशिश करते हैं किसी भी सिनेरियो में। आई नो कि ये कैसे एंड अप होगा, आई नो कि हाउ दिस थिंग विल अनफोल्ड, ये लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा मुझे पता है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ दैट एंकरिंग बायस। इसकी मिसाल है जैसे सियासत में ना इलेक्शन होगा, हाँ, तो दो बंदे डिस्कशन कर रहे हो कि अपनी किस पार्टी ने कितनी सीटें ली, उसने एक ने कहा कि उसने ना 140 सीटें लेगी। अब 140 का फिगर अगर आ गया तो दैट इज एन एंकर। अब जो सारी डिस्कशन जो है ना वो 140 पे हो। अच्छा, अगर आप निगोशिएशन करते हैं किसी से तनख्वाह लेने के लिए तो वो जो भी वो कह देना 50,000 है तो वो 50,000 बिकम्स एन एंकर। जिसी तरह ये जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ खवातीन समझती हैं कि वो जीत गई हैं, कि उन्होंने कम करा लिया है, कि खवातीन ज़्यादा शॉपिंग करी, इसमें खवातीन कह उन्होंने उनसे कम करा लिया, इतना कम, हालांकि वो अपना एंकर पहले फेंक चुके हैं बीच में। अब वो जितना भी मर्जी काम आ जाए वो उस एंकर के साथ लिंक हो चुका है। इसलिए इवन ये तो इतना बड़ा चैलेंज था एंकरिंग। कानमैन से किसी ने पूछा कि एंकरिंग का क्या हाल है, उसने लिखा, उससे कहा एंकरिंग का एक ही हाल है कि उधर से दौड़ जाओ,
वो negotiation ही छोड़ दो और जीरो से शुरू करो. यानी he said it in this book. He said कि throw a fist and leave the negotiation. चाहे वो तनख्वाह की है, चाहे वो डिवोर्स की सेटलमेंट है, चाहे वो मकान का किराया है, बिकॉज जब एक बीच में एंकर आ जाए, सो एंकरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा उन्होंने कहा है ओवर कॉन्फिडेंस बायस. हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस भी होता है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, मेरे समेत. अच्छा जी, इसी तरह उन्होंने कहा बैंड वैगन बायस होता है कि जिसके अंदर इर्द गिर्द के लोग पीपल भी वही कर रहे हूँ तो अच्छा यही फिर मैं भी आई एम मोर सपोज टू डू इट. हाइंडसाइट बायस होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि हाँ मुझे तो शुरू से ही पता था ऐसे होना है, तो इन एवरी सिचुएशन वी ट्राई टू गो अलोंग विद दैट. देयर आर मेनी अदर बायसेस जिसके ऊपर इनका अवेलेबिलिटी बायस बहुत इंपॉर्टेंट है. एसोसिएटिव मेमोरी, मसलन वो इसमें कहता है कि अगर मैं सामने बुक के अंदर वो कहता है दो जो प्रेजेंट करता है, वो कहता है अगर मैं लिखूं बनाना वॉमिट तो फौरन जो है आप सारे लोग कॉजैलिटी एस्टैब्लिश करने लग जाएंगे कि बनाना से वॉमिट हुई है. और वो जो है वो किसी ना किसी स्टेज पे आपका भय था माइंड में, लेकिन जब आपने सामने दोनों वर्ड्स को देखा है तो आई जस्ट रैंडमली थ्रू दीज वर्ड, तो देयर वाज नो कनेक्शन. इसी तरह वो कहता है कि अगर उसने जो है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं जाते, मेरे हमें हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैं आपसे वो एक्सपेरिमेंट है जो उसने प्रिंसटन में रन किया, हार्वर्ड में रन किया, MIT में रन किया, और 50% लोगों ने जो बहुत इंटेलिजेंट लोग सैट और जिनका बड़ा अच्छे स्कोर हैं, वो कहता है कि उन सब ने गलत आंसर किया. वो कहता है ए बैट एंड बॉल कॉस्ट $1.10. ठीक है, $1.10. द बैट कॉस्ट $1 मोर देन द बॉल. ठीक है, हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट? तो I'll not test you, लेकिन majority of people जो है immediately वो कहेंगे 10 cents. तो that's actually wrong. तो this will be the system 1 जो immediately जो है वो कहेगा कि हाँ मुझे पता है ये तो आसान सा काम है. लेकिन आप थोड़ा सा system 2 एक्टिवेट करें और आप जरा वो जो हमने सारा अलजबरे में जो है वो इम्प्यूट करना वैल्यू सीखी हुई हैं, तो आप x + y करके बैठ को और उसको सॉल्व करें तो 2 मिनट में आपका it will take 1 minute in solving this और you'll find out कि ये is 0.05 actually. तो वो जो है this is something that जो है वो biases की बात जब करते हैं तो they are talking about system 1 और system 2 कैसे एक्टिवेट होता है. इसके ऊपर और कोई आप एग्जांपल, मैं इस पे बात थोड़ी रोशनी डालना चाह रहा हूँ. इस पायनियरिंग काम के बाद क्या क्या हुआ जिसमें पर्टिकुलरली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इवॉल्व हुई, जिसके अंदर जो है वो आज उसके ऊपर भी हमने कुछ बुक्स डिस्कस की, आगे चल के मजीद हम नज के ऊपर भी बात करेंगे. इसी तरह एक उन्होंने बड़ी अच्छी वो जो फैलेसी की बात की, उन्होंने प्लानिंग फैलेसी की बात की हुई है कि जब भी हम प्लान बनाते हैं तो जनरली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और उसके सबसे अच्छी एग्जांपल जो है प्लानिंग इज एक्सट्रीम कंप्लीट एग्जांपल ऑफ एंकरिंग भी है. लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन के सारे प्रोजेक्ट्स जो हर साल अनाउंस होते हैं तो सब समझते हैं कि ये हो जाने हैं कंप्लीट. तो इवन आप किसी भी पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन P&D के प्रोजेक्ट्स देखें तो मोर देन 50% जो है वो उस तरह नहीं चलते जिस तरह से लिखा होता है, मोर देन 50%. अच्छा, प्लानिंग फैलेसी से कैसे बचा जाए? इवन डैनियल कानमैन कुड नॉट एस्केप फ्रॉम इट. तो एक प्रोजेक्ट जो खुद जिस पे वो काम कर रहा था, देयर वाज अ टीम इन्वॉल्व्ड, एमोस तवर्स्की, ये सारे लोग काम कर रहे थे, एंड दे थॉट कि ये प्रोजेक्ट वो इतनी देर में कंप्लीट कर लेंगे, एंड दे हैड दिस कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी, अपनी स्किल्स के ऊपर भी. दे कुडंट डू इट एज वेल. तो ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करना, हाउ कैन वी बी रॉन्ग, हाउ वी नीड टू बी मोर रीजनिंग, उसकी तरफ जाना चाहिए. तो दिस इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2. आप इस पे कुछ और ऐड करना चाहें? मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूँगा, बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मैं ना जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अगर एक चीज़ मुझे इसमें से याद रखनी हो ना, बाकी सारी चीज़ें मैं भूलना चाहूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं वो यंग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो तो हमारी रहनुमाई करेंगे, लेकिन यंग लोगों के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं. तो मैं अक्सर सवाल, तो इसमें से मैंने इस दफ़ा जो देखा ना, दूसरी तीसरी दफ़ा, वो था पॉसिबल, प्लॉजिबल और प्रॉबेबल का लिंक. तो पॉसिबल, प्रॉबेबल और प्लॉजिबल में पहले मैं ऑपरेट करता रहा ज़्यादा टाइम पे अपना एनालिसिस को, जो मैं अपनी तरह से थोड़ा बहुत एनालिसिस पढ़ाता भी हूँ, वो है पॉसिबल और प्रॉबेबल. तो बेसिकली एनालिसिस या फ्यूचर आउटकम फोरकास्टिंग ये है कि आप बैठे, आप किसी भी चीज़ के
कितने भी पॉसिबल सिनेरियोज जो है ना वो ले आउट करें। यानी ये बिजली चली जाए अभी, आप कहें कि जी पॉसिबल क्या है, ज्यादा तो लोड शेडिंग हो गई, फिर आप टाइम देखेंगे, आप कहेंगे कि टाइम, क्योंकि आपको लगता है कि लोड शेडिंग का टाइम जो है ना वो कब शुरू होता है, घंटे का, फिर कहेंगे अच्छा ब्रेक डाउन होगा, फिर आप कहेंगे कुछ होगा। एक दफा हमारे जो है बिल्ली जो है ना वो चली गई उसके अंदर, वो बिजली वाले बॉक्स के अंदर, वो बिल्ली ने बंद कर दी, टकराई और उसने बंद कर दिया, उसको चल रहा। अब ये वो पॉसिबिलिटी है जो समझ में नहीं आती, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है बच्चा का। उसके बाद देन यू से कि इसमें से कौन सी चीज प्रोबेबल है, यानी प्रोबेबल। तो प्रोबेबल का मतलब ये है कि ज्यादातर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मतलब लोड शेडिंग हो रही है, दूसरा ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यहां पे जो मैंने इस दफा सीखा वो ये था कि पीपल डू नॉट गो इनटू पॉसिबल एंड प्रोबेबल, दे गो इनटू प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब है समथिंग व्हिच मेक्स सेंस टू दैट। सो फॉर, और वो बड़ा काम खतरनाक है। वो ये है कि जो ही किसी चीज की एक्सप्लेनेशन में कोई स्टोरी आ जाती है तो उसी टाइम पे आप जो है ना वो स्टोरी जो है ना वो सेल कर सकते हैं, चाहे वो स्टोरी बिल्कुल उसकी कोई बेसलेस ना हो। सो एक साइड पे दो एक्सप्लेनेशन हो, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एंड देयर इज एक्सप्लेनेशन विद द स्टोरी, पीपल वुड गो टू एक्सप्लेनेशन विद द स्टोरी, चाहे वो स्टोरी जैसी भी हो। तो उसकी कई मिसालें हैं, जैसे टैक्सी की मिसाल है कि दो टैक्सी सर्विस चाहिए, उन्होंने दी, टैक्सी सर्विस चल रही है, तो दोनों, अब एक टैक्सी सर्विस ने एक्सीडेंट कर दिया है, किसी का बंदे की डेथ हो गई, अब आपको पूछना है कि इनमें से कौन सी थी। अगर आप दोनों में देना तो स्टेटिस्टिकल होगा, उनकी ज्यादा थी इनकी कम थी, लेकिन आप कह देंगे ये वाली जो टैक्सी सर्विस है ये आम तौर पे इनके ड्राइवर पिछले साल इतने एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे, तो फौरन लोग कहेंगे कि इस तरह भी यही हो। तो प्लॉजिबिलिटी, और फिर प्लॉजिबिलिटी को उन्होंने लिंक किया लाइकनेस। जैसे आपने वो मिसाल दी ना कि वो जो बंदा जिसकी शक्ल नजर आई अच्छा है, तो उन्होंने कहा ये प्लॉजिबल है। और इसीलिए अब जो सारे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अभी जो है वसीम अकरम साहब जो हैं वो करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। आप में से किसी ने कभी टॉयलेट साफ किया अपने घर में? दो ने किया, चलो वसीम अकरम साहब ने तो यकीनन नहीं कभी किया होगा टॉयलेट साफ, बहुत कम चांस है। अगर लेकिन वसीम अकरम साहब के टॉयलेट साफ करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर इन्होंने टॉयलेट साफ किया जाके, या दूसरे साहब जो हैं अदाकार फहद मुस्तफ़ा वो भी टॉयलेट साफ कर रहे, दोनों मिलके कोई एक टॉयलेट को दूसरे टॉयलेट, तो वो ही एडवर्टीजमेंट सारी, जिसमें एक स्मार्ट आदमी जो है, और जो वो मैं दूसरी मिसाल देता होता हूँ अक्सर भैया कि हबीब बैंक का जो मोटो है वो क्या है, हबीब बैंक का जो स्लोगन है वो क्या है, किसको याद है? जो उनकी लाइन है, जहाँ ख्वाब। अब बैंक का ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सारे उठ के जाएं अभी बैंक सुबह कहें कि मेरा ख्वाब है मुझे जरा कर्जा दे दो, तो उन्होंने आपको घुसने भी नहीं देना। लेकिन सिर्फ ये है कि जस्ट टू सेल दैट स्टोरी। सो स्टोरीज आर रियली इंपॉर्टेंट। ये कल मैंने एक सियासतदान साहब को कहा है, वो टेलिंग मी कि हमारी फेल हो रहे हैं, मैंने कहा यू हैव नो स्टोरी, वो किसी की भी नहीं है। एनीवन हु हैज अ स्टोरी, एनीवन हु हैज अ स्टोरी। अक्सर लोग अब इसी से ऐड करते हैं, ये अक्सर लोग पूछते हैं, ये आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, मैं वो रेलिवेंट बात करूं, फॉरेन स्कॉलरशिप किन को मिलता है किन को नहीं मिलता, एडमिशन आप भी अमेरिकन, दोज हु हैव अ स्टोरी, इफ यू हैव अ स्टोरी यू कैन गेट अहेड, क्योंकि पीपल विल गो, अच्छा इफ यू गो फॉर डीपर एनालिसिस you will not go very far. So इसमें थोड़ी सी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मेरा एक कोशिश होती है थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स आए ना उनको ज़रा समझाऊं, तो वो उमर साहब कहते हैं ये मुश्किल हो जाता है समझाना, तो देन आई टेक इट एज अ चैलेंज एज वेल। हाँ जी। तो जैसे प्रोस्पेक्ट थ्योरी की बात हो रही थी, तो व्हाई आई वांट टू गिव यू दीज एग्जांपल्स बिकॉज़ दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मी एटलीस्ट। तो वो जो है, अगर आपने प्रोस्पेक्ट थ्योरी बतानी, मैंने फिर बेसियन रीजनिंग भी वो भी आप बता दें। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी में वो कह रहे थे कि पीपल जो हैं वो लॉस अवर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कि अगर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हूँ। तो देयर आर सो मेनी वेज टू डिस्क्राइब इट। मसलन मैं ये उमर साहब को भी कहता हूँ, बाकी पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा लोग CSS करना चाहते हैं, तो नो दिस इज अ लॉस वर्जन किस्म की एक जो है ना, या कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, पैसे भी ज्यादा हैं, सबको नजर आ रहा होता है, बट पीपल वांट टू रिस्क अवर्स होना चाहते हैं। अच्छा, इसकी दो एग्जांपल इन्होंने एक रखी हुई है एग्जांपल। वो कहते हैं जी कि
एक फंड का जो है वो एजेंट है, वो एक बंदे इन्वेस्टर के पास गया है और उस वक्त एवरेज रिटर्न चल रहे हैं 7%। तो वो जो एजेंट है वो इन्वेस्टर के पास जाता है और कहता है जी कि एक फंड है और उस फंड में मोर देन एवरेज रिटर्न्स हैं, तो विल यू लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट। तो एक ये वाली प्रपोजल है। एक दूसरा एजेंट जाता है, वो उसी फंड की प्रपोजल लेके जाता है और वो उसको कहता है कि ये फंड जो है, एक फंड है, वो डेकेड से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो है वो पिछले 3 साल से उसका थोड़ा ट्रेंड डिक्लाइन हुआ है और अभी 10% है उसका। तो वो कहते हैं जो ये स्टोरी सुनाएगा तो द पर्सन इज मोर लाइकली टू गो फॉर द फर्स्ट वन। वो इस वक्त ये नहीं सोच रहा कि एवरेज क्या, वो एवरेज से हायर सोच रहा है, तो उसके लिए वो स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जब ये एड्स और ये भी रन की जाती हैं तो इसके अंदर भी इस तरह से करके लोगों को जो है अट्रैक्ट भी किया जाता है, चाहे वो प्लॉट हो चाहे कुछ भी हो। तो एक गूगल की डैनियल कानमैन की, वो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो उसमें एक गूगल का एम्प्लॉई डैनियल से पूछता है कि अगर मैं ये करूं कि मुझे चूंकि अब पता चल गया है कि ये एड्स सारी ट्रिक करती हैं, तो नो कैन आई अवॉइड इट, कि मैं उनमें ना जाऊं। तो उसने कहा कि यस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये एड्स ट्रिक करती हैं, यू विल बी बेटर ऑफ देन व्हाट यू वर बिफोर दैट, लेकिन आई एम अनएबल टू अवॉइड ट्रिक दीज थिंग्स जो है ना। तो लेकिन कुछ चीज़ों के ट्रिक लोगों ने जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को, या मेमोरी के ऊपर जिन्होंने बहुत काम किया है, मसलन एक वो इशू बताते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो लिस्ट्स को रिमेंबर करना उसके लिए मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैप जो है उसको रिमेंबर करना उसके लिए आसान है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको इधर से कहें कि आप बताएं जो है वो लाहौर से जाते हुए, रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए जीटी रोड पे क्या शहर आते हैं, तो इट्स 100% मोर लाइकली कि आप उस सीक्वेंस से जाएंगे, बिकॉज दैट्स इजियर टू रिमेंबर फॉर यू। अगर वही लिस्ट जंबल अप करके आपको दे दी जाए और आप कहें वो बोलें तो वो नहीं है, तो वो कहते हैं नाउ दिस इज अ वे टू ट्रिक योर मेमोरी, कि जिसके अंदर आप जो लिस्ट होती है उसको मैप की फॉर्म में दिखा दें। तो कई दफा पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी वो रोड मैप सा बना होता है, तो देन इट्स इजियर टू मेक सेंस जो है। लास्ट बात मैं जो कहना चाहूंगा, उसके बाद विल ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो इनका जो पायनियरिंग काम था, इसकी और भी बहुत सारी डायमेंशंस निकली, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो निकली वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स थी, एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली उनकी प्रोस्पेक्ट थ्योरी पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और उसमें एक बड़े उस वक्त जो है वो रिचर्ड थेलर जो है वो रोचेस्टर यूनिवर्सिटी से कर रहा था, पीएचडी का स्टूडेंट था, व्हेन ही केम टू नो अबाउट ऑल दिस वर्क जो है वो डैनियल कानमैन, ही अप्रोच देम। उसकी जो किताब है मिसबिहेविंग, उसके अंदर ही हैज डॉक्यूमेंटेड दिस होल हिस्ट्री ऑफ हिज जर्नी एंड डिस्कवरी प्रोसेस। तो रिचर्ड थेलर जो है उसने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बुनियाद जो है उसके अंदर कलीदी रोल इनके साथ मिलके अदा किया, और रिचर्ड थेलर ने जो है जो रैशनल हमारी अजम्पशंस थी उनको चैलेंज किया, उसकी बेसिस पे बाद में दुनिया में पॉलिसी मेकिंग में बहुत उसका इम्पैक्ट आया, जिसमें इंपॉर्टेंट किताब जो है उसमें नज में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगली किसी वक्त हम नज को भी डिस्कस करेंगे। सो नज के बाद क्या हुआ कि उस वक्त ओबामा के दौर में एक बिहेवियरल इनसाइट यूनिट जो है ओबामा की वाइट हाउस में बनाया गया, एक यूके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनाया गया। नज जो है इनका एकेडमिक काम चलते चलते जो है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स है, नॉट ओनली इन पब्लिक पॉलिसी। रिचर्ड थेलर बहुत ज़्यादा अमेरिका में कॉर्पोरेट कंसल्टिंग करता है, उसको भी नोबेल प्राइज मिल चुका हुआ है, एंड उसकी कॉर्पोरेट कंसल्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग के अराउंड है। तो ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन मैनेजेरियल डिसीजंस नाउ, और पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नज की एफर्ट्स होती रहती हैं, राइट और रॉन्ग, अच्छा है या नहीं है, दिस इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन दैट वी कैन डिस्कस, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। फिर इसके बाद जो न्यूरो इमेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, एमआरआई आ गए हैं, उसके अराउंड अब काफ़ी सारा काम हो रहा है। सो दिस इज समथिंग पायनियरिंग वर्क। बाकी ये किताब हमारा जो पर्पस होता है वो आपको इंस्पायर करना होता है आइडिया से, वी कैन नॉट डू जस्टिस। ये जो डैनियल कानमैन का 30 सालों का काम है जो उसने इस किताब में समराइज किया हुआ है, और डिफरेंट फेजेस उसके जो काम के रहे हैं, पहले 10 साल और था, फिर 10 साल, फिर अगले 10 साल। तो इस काम के अंदर खुद जो काम उसने भी इतना ज़्यादा अपनी रिसर्च के बारे में बात की हुई है कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना और शायद हमारे लिए उसको इंसाफ करना मुमकिन ना हो। तो हमारा आइडिया था आपको इंस्पायर करें, आथर को इंट्रोड्यूस करवाना है, आप लोगों को बताना है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू, आप लोग इसको पढ़ें, इसके बाद वाला काम फॉलो करें,
नाइज जो बाद में किताब आई है वो हम पहले कर चुके हैं, नाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसका जुडिशल सिस्टम में बहुत बड़ा जो रिसर्च हुई है कि जजेस डिसीजन कैसे करते हैं। फिर इसके बाद इससे मिलता-जुलता एक और जो एक्सटेंशन हो रही है वो आजकल डिस्कशन एआई के अराउंड हो रही है। ये इस सिस्टम 1 से बचने के लिए कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो हम एल्गोरिथम्स के ज़रिए कर सकते हैं, बजाय हम वो जो है अपना ह्यूमन माइंड इस्तेमाल करें डिस्क्रिशन। तो दैट्स अनदर डायमेंशन जिसके राइट और रॉन्ग्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो विद दैट आई थिंक वी विल ओपन फॉर क्वेश्चंस, Just और want to इन add अनलेस के यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसके साथ एक और किताब है विच इज बायोग्राफिकल बाय कानमैन एंड टवर्सी, इट्स कॉल्ड अनडूइंग प्रोजेक्ट। वो माइकल लेविस ने लिखी है। माइकल लेविस बड़ी शानदार रिसर्च वर्क करते हैं। तो उन्होंने किताब लिखी थी मनी बॉल, एक किताब लिखी बिग शॉट। सो ही चोज दीज टू, और उसने किताब लिखी अनडूइंग प्रोजेक्ट। तो उसमें ही उन्होंने इनको सारा जो इनका सफ़र है टवर्सी और कानमैन का उसको किया। तो उसमें वो भी बड़ी उसको और इसको दोनों को इकट्ठा पढ़े तो फिर सारी कहानी समझ आ वो जाती ये आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डबली जो है। है डबल, हाँ उसकी जो है बड़ी अच्छी किताब है, वो भी एक एक्सटेंशन है। आप एडम ग्रांट का काम देखें तो बहुत ज्यादा जूडा कुछ चीजों पर्ल पे वो इससे डिसएग्री जरा करता है। मुश्किल काम जो है जूडा पर्ल का भी है, हाँ वो जो है ना बुक ऑफ वाई। हाँ, फिर हमने 2-3 किताबें, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो 2-3 किताबें हमने और भी ह्यूमन बाइसेस पे डिस्कस की हुई हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, इवन एक वो जो बड़ी मशहूर किताब है द लूसीफर इफेक्ट भी जो है ना, और ह्यूमन माइंड के ऊपर जो है ना। तो दिस इज जस्ट एन एरिया वेयर इट्स टू इग्नाइट योर क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर अबाउट दिस दिस एस्पेक्ट। पढ़ना जो है ना वो भी एक सिस्टम 2 का काम है। ये ये सिस्टम 1 का काम नहीं है। तो इसलिए, लेकिन ये एक ऐसा काम है, ऐसी चीज़ है जो जब भी पढ़े ना वो नई चीज़ें, नई ओपनिंग्स देती है माइंड को। तो इसलिए मैं तो इसे अक्सर थोड़ा करके पढ़ता रहता हूँ। इस दफ़ा मैंने बाय द वे इसमें से एक और चीज़ निकाली, वो मैं रिस्क को काफ़ी पढ़ा था, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है एक पॉल स्लोविक। सो पॉल स्लोविक जो है उसने काम किया परसेप्शन ऑफ रिस्क पे बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने इसमें से निकाला है। पहले वो तो हर दफ़ा नई चीज़ें निकलती रहती हैं। आप अपने आप को स्टडी करते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को स्टडी करते हैं, विच इज़ अ फैसिनेटिंग थिंग। तो जो ये एक मार्को तो लारा किताब है उसमें।